न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8th साइंस का 8th लेसन पोल्यूशन का पार्ट सेकेंड सीखेंगे। अब इस दूसरे पार्ट में हम एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारा पार्ट सीखेंगे। पहले पार्ट में हमने पूरा एयर पोल्यूशन होता क्या है और देख लो ऊपर उसके रीजंस देखे थे, नेचुरल मैनमेड रीजंस, देन एयर पोल्यूशन होता क्या है और मेन थी हमारी पोल्यूशन की डेफिनेशन एंड पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन। ये सारा हमने उस वीडियो में देखा है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज वो भी वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। एयर पोल्यूटेंट्स, उसके सोर्सेस क्या होंगे और उसका इफेक्ट। तो पहला पोल्यूटेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड कहां से पैदा होता है, तो फैक्ट्रीज में से। जब वेयर कोल एंड मिनरल ऑयल यूज एज अ फ्यूल, जिन फैक्ट्रीज में कोयला मिनरल ऑयल यूज किया जाता है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, आग लगाने के लिए, कुछ भी प्रोसेसेस के लिए फ्यूल तो लगने वाला है, तो उन फैक्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या है, तो पहला इफेक्ट है इरिटेशन ऑफ आईज, यानी कि आंखों की खुजली होना, आंखों का दुखना। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा विंड पाइप है जिससे हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है, उसके विंड पाइप के प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है, नहीं तो सांस ले अच्छी हवा अंदर जाती नहीं। देन एक्सेस म्यूकस, म्यूकस ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है हमारी नोज में, तो ज्यादा मात्रा में तैयार होता है, जिसकी वजह से हमें कफ की प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। देन सेकेंड है हमारा CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से पैदा होगा, तो व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज से। व्हीकल का जो साइलेंसर का धुआं बाहर आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो चिमनीज होती है इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी, तो उनमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, तो लोड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो अब देख लो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, बराबर, जिसका काम क्या है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन के ऊपर ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो हमारे इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारे जो शरीर के सेल्स है उनको ऑक्सीजन कम मिलने वाला है। देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन से बने हुए। ये भी वेहिकुलर स्मोक, यानी कि गाड़ियों के धुएं से बाहर निकलते हैं। अब इससे क्या होगा, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स और रेस्पिरेशन, यानी कि विंड पाइप में हमें इरिटेशन होता है। इरिटेशन का मतलब जलन होना, तो इसकी वजह से हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े और रेस्पिरेटरी ट्रैक दैट इज विंड पाइप में क्या होता है, जलन महसूस होती है हमें। देन नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर यानी कि सूट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, वो भी इंडस्ट्रीज और व्हीकल से बाहर निकलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है, दमा, अस्थमा वगैरह। देन डस्ट। अब देख लो जहां पर भी स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, साइक्लोन आते हैं, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट उड़ती है हवा में, तो ये डस्ट जब हवा के साथ मिल जाती है तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है। वो भी कहां से आती है डस्ट, तो व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल स्मोक से। अब सिलिकोसिस, यानी इसका इफेक्ट क्या है डस्ट का, सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस का मतलब भी बता देता हूं मैं क्या होता है। तो पहले इसको सिलिकोसिस क्यों बोलते हैं, तो इसमें सिलिका के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। देख लो सिलिका के डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप माइंस वगैरह में, नहीं तो एयर पोल्यूशन ज्यादा है ऐसे ठिकानों पे काम करते हो, यानी कि नहीं तो रहते हैं, तो वो सारे सिलिका के पार्टिकल्स आपके लंग्स पे क्या होता है, जमा हो जाते हैं, नहीं तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा हो जाते हैं, और कुछ सालों बाद आपको रेस्पिरेटरी डिसीज चालू होते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक का, इसी को बोलते हैं हम सिलिकोसिस। देन पेस्टिसाइड्स, जो कि हम खेतों वगैरह में यूज करते हैं। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ये क्या करते हैं, पेस्टिसाइड की जो कंपनियां होती है, नहीं तो फार्मर्स यूज कर रहे हैं, तो इनकी वजह से ये हवा में कुछ पेस्टिसाइड के पार्टिकल्स मिल जाते हैं।
तो इसकी वजह से इफेक्ट्स क्या बनने जाएगा, देख लो, ज्यादा समय तक आप पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में रहोगे तो आपको मेंटल वीकनेस आ सकता है, यानी कि सिर दर्द होना, बार बार सर दर्द होना, ऐसे डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, और बहुत समय तक आप पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में रह गए तो आपकी जान भी जा सकती है। देन मीथेन, मीथेन कैसे, मीथेन का क्या सोर्स है, तो इंडस्ट्रियल लीकेज, इंडस्ट्री में मीथेन का जो टैंक वगैरह होता है वहां से अगर लीक हो गया गैस तो मीथेन एयर में मिक्स हो जाएगा। तो मीथेन से पॉइजन, मीथेन पॉइजनिंग भी होते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं हम उल्टिया वगैरह होना। देन स्किन का कैंसर हो सकता है, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ वगैरह, एंड रेस्पिरेटरी के डिसीजेस आपको हो सकते हैं। तो मेनली क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स पे ये बहुत ही आपके इफेक्ट करने वाले हैं एयर पोल्यूटेंट्स। देन डू यू नो में देख लो हमें क्या दिया है, वर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट had been occurred in Bhopal on the night of 2nd December 1984। अब तक का सबसे जो खराब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है वो है भोपाल में 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था देख लो, 8,000 पीपल हैड बीन डाइड ड्यू टू द एक्सीडेंटल गैस लीकेज। 8,000 लोगों की इसमें जान गई थी एक्सीडेंटल गैस लीकेज में। तो आपको ज्यादा एक चीज इंफॉर्मेशन चाहिए तो देख लो कि, तो कलेक्ट करना है आपको एक इंफॉर्मेशन भोपाल गैस एक्सीडेंट की। तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। भोपाल गैस डिजास्टर और भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसे बोलते हैं, इस 2 और 3 दिसंबर के रात में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में आता है भोपाल। और वहां पे यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, दैट इज यूआई, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूआईसीएल, एक कंपनी थी जो पेस्टिसाइड्स की कंपनी थी। तो इसमें इस इंडस्ट्री से क्या, कौन सा गैस लीक हुआ था, तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट, आइसोसाइनाइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमआईसी इस गैस से बोलते हैं। तो अब तक का ये तो इंडियन हिस्ट्री का भी वर्स्ट एक्सीडेंटल इवेंट है और वर्ल्ड के भी हिस्ट्री का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, जिसमें लगभग 8,000 लोग तो डाई हुए, मगर जिनके ऊपर इसके परिणाम हुए थे वो कितने थे, लगभग 5 लाख पीपल थे। और आपको इस ट्रेजेडी के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, नेचर ऑफ एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब आपको इंफॉर्मेशन नेट से कलेक्ट करनी है, आपका ये होमवर्क है। देन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट एंड एनिमल, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग पे, मगर एनिमल और प्लांट पे क्या होता है, तो देख लो पहले था स्टोमाटा गेट क्लोज। जब, अब स्टोमाटा होता क्या है देख लो, जो पत्ता रहता है प्लांट का, तो उसमें छोटे छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं जिसके अंदर, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। मगर जब पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो एयर पोल्यूटेंट्स क्या हो जाते हैं, इस पत्ते के ऊपर इन छोटे छोटे होल्स में जम जाते हैं, जिसके कारण ये स्टोमाटा के जो छोटे होल्स है वो क्लोज हो जाएंगे। अब स्टोमाटा के होल्स जब क्लोज हो जाते हैं तो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता और इससे जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े दिनों के बाद मर जाते हैं। आपने हाईवेज के नियर बाय प्लांट्स देखे होंगे, उनके पत्ते सब ब्लैकिश होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर पोल्यूटेंट्स जमा हुए थे। देन स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी बताया, अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस धीमी हो जानी है। ग्रोथ वाज इज रिटार्डेड, तो उसकी फोटोसिंथेसिस है नहीं तो उसकी ग्रोथ होने वाली है क्या, नहीं। लीव्स फॉल ऑफ और बिकम येलो, और जब वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड ही नहीं बनाएंगे तो क्या होते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, नहीं तो वो येलोइश हो जाते हैं। तो ये हो गया प्लांट्स का। अब एनिमल्स का देख लो, रेस्पिरेशन इज एडवर्सली इफेक्टेड, तो मेन क्या है इफेक्ट, रेस्पिरेशन पे आपके इफेक्ट करने वाला है लंग्स के ऊपर। एंड सेकेंड है इरिटेशन ऑफ आईज। आप देख लो कई बार आप जब हाईवेज नहीं तो ज्यादा भीड़ वाले जगह है जहां पे ज्यादा पोल्यूशन है, आपके आंखों में जलन हो जाती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, नाक में जलन हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये सारे जो पोल्यूटेंट्स है आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं इसलिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट एंड एनिमल। तो वहां पे हमने शॉर्ट में देखा था। अब देख लो, पहला तो इफेक्ट है ओजोन का डिप्लीशन होना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन यानी कि खत्म हो रहा है। तो अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट ओजोन लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे क्या है? ओजोन का लेयर है, एट द हाइट ऑफ 48 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से 48 किलोमीटर ऊपर ओजोन का लेयर है। तो आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वेयर इट इज द ओजोन लेयर बिलो द स्ट्रेटोस्फीयर एट व्हाट हाइट? 48 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब इसका ओजोन लेयर का हमें यूज क्या होता है वो देख लो। इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज दैट इज यूवीबी रेडिएटिंग फ्रॉम द सन। तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज, हानिकारक रेज होते हैं जिससे हमारे शरीर पे बहुत खराब असर होता है, ऐसे यूवी दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ बी टाइप, इससे बचाता है ओजोन लेयर हमें। However, nowadays ozone layer getting depleted due to the following reason। मगर अभी के समय ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, यानी कि उसको ओजोन लेयर को होल बन रहा है। अब इस होल के कारण बहुत सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि देख लो, अब ओजोन लेयर के वजह से हमें स्किन का कैंसर हो सकता है, हमारी जो धरती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो पहला रीजन है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्या है फॉलोइंग रीजन? तो पहला रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें देख लो क्या है। दो CO2 is present in the very less quantity in atmosphere, it plays very important role of absorption of solar heat। अब देख लो क्या हो रहा है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 है, और CO2 क्या करता है? तो एब्जॉर्ब कर देता है सोलर के हीट को। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर एक सामान्य तौर पे रहता है। ओवर द लास्ट 100 ईयर प्रोपोर्शन ऑफ CO2 हैज बीन इंक्रीज। अब क्या हो रहा है? धुएं के कारण, पोल्यूटेंट्स के कारण CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बढ़ रहा है। इफेक्ट ऑफ दिस CO2 ऑन द अर्थ टेम्परेचर इज नथिंग बट ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस CO2 की मात्रा, CO2 का परसेंटेज बढ़ने के कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज GH इफेक्ट। अब GH इफेक्ट में क्या होता है देख लो। सिमिलर टू CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप यहाँ पे लिख के ले लो, एक ब्रैकेट निकालो और CFC का ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLOROFLUORO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख के ले लो। Also trap the air, trap the air यानी कि क्या होता है? जब हमारे अर्थ को थोड़ा सा एक टेम्परेचर में मानव जाति के रहने के लिए होना चाहिए। तो क्या होता है, जब सूरज की किरणें यहाँ पर आती है तो हमारे अर्थ के अराउंड जितना सारा CO2 है वो इस हीट को ट्रैप कर देता है, यानी कि यहाँ से वो बाहर नहीं जाने देता, वो वापिस अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसे लाता है। मगर जब CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है तो ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा? CO2 बढ़ जाएगा तो ट्रैप होने वाली हीट है वो भी ज्यादा मात्रा में होगी, और ज्यादा, इसकी वजह से ज्यादा हीट अर्थ के सरफेस पे रह रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कलेक्टिवली दिस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस। और जो काम, ये सब जो काम करते हैं, एक तो है CO2, ऐसे अलग अलग गैसेस है, इनको कलेक्टिवली एक साथ हम क्या बोलते हैं? GH गैसेस, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस? तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC। अब अगला पॉइंट देख लो क्या है। एनर्जी इमिटेड बाय सन इज एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। एनर्जी यहाँ से आएगी, हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर देगा। देन एनर्जी इमिटेड बाय सन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। कुछ एनर्जी अर्थ सरफेस लेगा, देन वो वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर से इंफ्रारेड किरणों से वापस अर्थ के पास आ जाएगी। मगर बहुत ज्यादा मात्रा में ये होगा तो अर्थ के पास बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, और इसके कारण जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दिखते हैं, देख लो। ग्लोबल टेम्परेचर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, और एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है। अब जब एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा देख लो।
डिस्टर्बेंस इन एग्रीकल्चर यील्ड, जो हमारा खेती में मिलने वाला उत्पादन है वो कम हो जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यील्ड, वाइल्ड एनिमल्स कम होने वाले हैं। देन आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग कॉजिंग इंक्रीज इन सी लेवल, और आइसबर्ग्स ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो अंटार्कटिका वगैरह में ग्लेशियर्स बड़े बड़े बनते हैं तो वो टूटते और आइस जो ओशन सी होते हैं उनमें गिर जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके कारण सी लेवल का सी की जो लेवल होती है वाटर लेवल वो बढ़ जाती है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन होता क्या है, तो अब जब एसिड में क्या होता है H2O होता है बराबर, दैट इज वाटर, मगर जब इसमें कुछ नॉन मेटल्स एक्ट होंगे तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं, तो वो बेसिक हो जा सॉरी एसिडिक हो जाते हैं। जब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक हो जाएंगे और ये पानी के साथ रिएक्शन होकर नीचे गिरते हैं तो एसिडिक इन नेचर होने के कारण जिसके ऊपर गिरेंगे वहां पे एसिडिक इफेक्ट नजर आता है। जैसे कि प्लांट्स के ऊपर यहाँ पे क्या दिया है, रिवर दिया है ऐसे। तो देख लो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज इन एटमॉस्फेयर थ्रू बर्निंग ऑफ कोल, टिम्बर एंड फ्यूल ऑयल। तो कोयला, लकड़ी, ये तो फ्यूल ऑयल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कुछ भी होने दो, तो इनको जलाने के बाद क्या बन जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये बन जाते हैं और ये क्या होता है एटमॉस्फेयर के एयर के साथ मिल जाते हैं। दोज ऑक्साइड्स आर मिक्स विद रेन वाटर एंड, और जब बारिश गिरती है तो ऑक्साइड्स क्या बन जाएंगे, ये जो ऑक्साइड्स है देख लो यहाँ पर, बर्निंग ऑफ फ्यूल के कारण SO2, NO2, CO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होंगे, इस ऑक्साइड्स पानी के साथ मिल जाएंगे। जब पानी के साथ मिलते हैं तो उनका रिएक्शन होता है और ये बन जाते हैं एसिडिक। सो फॉर्म्स एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, नहीं तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। एंड दिस एसिड मीट विथ रेन ड्रॉप, एंड जब रेन ड्रॉप, यहाँ पर देख लो, रेन ड्रॉप प्लस एसिड मिल जाएगा तो इसे ही हम कहते हैं एसिड रेन। So these acid mix with raindrop and snowflakes and come down as a rain called as a acid rain. जब ये एसिड मिल जाएगा रेन के साथ तो नीचे बढ़ने वाला जो रेन है उसे कहते हैं हम एसिड रेन। अब इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, पहला तो है ये सब पानी कहाँ पे गिरने वाला है, जमीन पे, तो जमीन एसिडिक हो जाती है। तो देख लो, पहला है एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीज ड्यू टू द एसिड रेन। जब एसिड मिल जाता है वो सॉइल के साथ नहीं तो वाटर के साथ, तो एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर इंक्रीज हो जाएगा। इट हार्म्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एंटायर फॉरेस्ट लाइफ। जब पानी के साथ मिल जाएगा तो पानी में जितने सारे एक्वेटिक लाइफ है जैसे कि फिश है, अलग अलग प्लांट्स है, वो उनके ऊपर भी एसिड की रिएक्शन हो जाएगी। देन प्लांट्स, फॉरेस्ट के ऊपर भी एसिड की रिएक्शन हो जाएगी, वो जल जाएंगे, उनका जो ग्रोथ है वो सही से नहीं होगा। सो टोटल इकोसिस्टम आर एडवर्सली अफेक्टेड, उनके ऊपर दुष्परिणाम दिखाई देते हैं हमें। देन इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बर्स्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्रिज, मेटल आइडल्स, वायर फेंसेस। अब देख लो, ये एसिड की बिल्डिंग के ऊपर गिरने वाला है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे गिरने वाला है, ब्रिजेस पे गिरेगा तो वहां पे करोजन उसका स्टार्ट हो जाता है, ब्रिज का, मेटल आइडल्स का, जो कि मूर्तियां वगैरह कुछ बनाई है हमने उसका। बिल्डिंग के ऊपर देख लो, बिल्डिंग्स की कलर चेंज हो जाता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, ताजमहल, ताजमहल की एक्चुअल कलर था उसमें व्हाइट मार्बल यूज किया है, मगर जो आगरा में फैक्ट्रीज है तो उसके कारण एसिड रेन हो रहा है, और एसिड रेन के कारण जो कलर है हमारे ताजमहल का वो थोड़ा सा येलोइश अब हो रहा है। उसका कारण क्या है, एसिड रेन। देन थर्ड वन है heavy metal like mercury and cadmium are absorbed by plants and thereby enter into the food chain indirectly due to the acid rain. एसिड के रेन के साथ जब हेवी मेटल्स होते हैं जो कि मर्क्यूरी और कैडमियम है, तो कैडमियम और मर्क्यूरी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं एसिड के साथ जो होते हैं। अब जब प्लांट्स हम खाते हैं, भाजी वगैरह जो वेजिटेबल्स हम खाएंगे ऐसे जिसके ऊपर एसिड रेन पड़ा है, तो ऐसे प्लांट्स हमने खाए तो पूरी फूड चेन में इनडायरेक्टली एंटर कर देते थ्रू द एसिड रेन। तो हमारे बॉडीज में भी मर्क्यूरी और कैडमियम के थोड़े
प्रमाण में क्या दिखाई देखे, तो उसके परसेंटेज, थोड़े से परसेंटेज में हमारे ब्लड सैंपल में मर्क्यूरी कैडमियम दिखाई देता है। Then, due to acidification of water in water bodies and pipes, leaching of metal and plastic material occurs in water and therefore serious health problem arise. Acidification होगा किसका? वाटर का। किसमें से? वाटर बॉडीज और पाइप। किसी भी पाइप में, वाटर बॉडी में, यानी कि स्ट्रीम ले लो, रिवर ले लो, तो इसके अंदर वेल्स ले लो, इसके अंदर एसिडिक वाटर चला गया, तो एसिडिक वाटर हमारे भी बॉडी में जाएगा, क्योंकि अगर हमने पानी यूज किया तो, जिसके कारण ये एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि हमें इरिटेशन हो जाता है, डिसेंट्री, डायरिया, ऐसे अलग अलग डिसीजेस हो जाते हैं। अगले पेज पे देख लो प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि अब ऐसा एयर पोल्यूशन से को कैसे बचाया जाए, कैसे कम कर दिया जाए। तो पहला है हमारा स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन हार्मफुल फैक्ट्रीज। तो जो स्मोक बाहर निकलता है फैक्ट्रीज से, उसमें हार्मफुल फैक्ट्री से, पार्टिकल से, हेंस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज। तो हमें उन फैक्ट्रीज में बताना चाहिए कि ऐसे पोल्यूशन कम करने वाली मशीनरी आप यूज कर दो, जिसे हम कहते हैं अरेस्टर्स, यानी कि और फिल्टर्स। अब जब आप फिल्टर्स लगाओगे चिमनीज में, तो फिल्टर क्या करता है, तो उसमें से जो हानिकारक पदार्थ है उसे फिल्टर कर देता है और हवा में सिर्फ धुआं छोड़ देता है, जिसका कोई ज्यादा परिणाम नहीं होता। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज। तो हमारे सिटीज में रोज कितनों बहुत सारा टन क्या बनता है, तो गार्बेज बन जाता है। तो इसका भी प्रॉपर डिस्पोजल करना आना चाहिए, जिसके कारण एयर पोल्यूशन नहीं होगा। देन कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, तो केमिकल एनर्जी यूज करके वेपन्स, यानी कि कोई भी केमिकल ले लिया और अगर हमने पानी में छोड़ दिया, तो जो इंसान उस पानी को पिएगा उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो वहां पे उसको जान भी जा सकती है। ऐसे केमिकल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं कंट्रीज। देन एटॉमिक टेस्ट भी आपको मालूम है, तो इनके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, कोई भी जो मन चाहे उतना केमिकल टेस्ट, एटॉमिक टेस्ट ना कर पाए। देन कंट्रोल एंड बैन ओवर द सीएफसी प्रोडक्शन। सीएफसी दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन के ऊपर एक तो कंट्रोल लाओ, यानी कि आप इतने ही लिमिट में यूज कर सकते हो, नहीं तो बैन, उसे बंद ही कर दो, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। डू यू नो, देख लो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन टू नो द एक्सटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन देयर सिटी। हमारे सिटी में एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा मात्रा में है, हमें जो जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए एक इंडेक्स होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो एज टू डिफाइन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रोपोर्शन ऑफ SO2, CO, NO2, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा इज मेजर्ड एवरी डे। यानी कि उस रीजन में, उस सिटी में कितना सारा सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन लेयर कितना है, पर्टिकुलेट मैटर यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने हैं, एक हमारे बोर्ड पे हमें दिखाई देते हैं। बोर्ड्स इंडिकेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स आर डिस्प्ले इन बिजी स्क्वायर्स इन मेट्रो सिटीज। बड़े बड़े सिटीज के जहां पर सिग्नल से, तो वहां पर हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई देते हैं। तो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैंने इमेज डाउनलोड करके रखा है, वो आपको दिखा देता हूँ, देख लो। तो ये देख लो, ये क्या है, देख लो 22/3/20, यानी कि 22 मार्च 2020 टाइम भी होता है इस इंडेक्स के बोर्ड के ऊपर, दैट इज 8/22। ये कहाँ पे बोर्ड लगाया है उसका एड्रेस भी होता है, अल्का टॉकीज, यानी कि जो पुणे में स्थित है। और एयर क्वालिटी नाउ, एयर क्वालिटी अब कैसी है, तो पोल्यूटेंट्स ओजोन, CO, NOx, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, और एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है देख लो। ओजोन 34% है तो क्वालिटी गुड है, CO 79 है तो वो भी क्वालिटी गुड है, NOx 143 है, मॉडरेट क्वालिटी, यानी कि मीडियम में हम, गुड भी नहीं है और बैड भी नहीं है। PM10 के लिए 123 है, मॉडरेट क्वालिटी है। देन PM 2.25 ज्यादा मात्रा में 227, सो पुअर एयर क्वालिटी है। PM22 दैट इज पर्टिकुलर मैटर 2.5 साइज है उनकी, और UV इंडेक्स 4 है, दैट इज नो रिस्क। इस अल्का टॉकीज के रीजन में यूवी रेज का कोई भी टेंशन हमें नहीं है। ऐसा ये पूरा अलग अलग बड़े बड़े सिग्नल है सिटीज के, वहां पे दिखाई देते हैं। देन आता है डू यू नो में, एयर पोल्यूटेंट्स विद सल्फर कॉज कलर चेंज इन पेंट, ऑयल पेंटिंग, नायलॉन, कॉटन फैब्रिक, लेदर आर्टिकल्स एंड पेपर्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं विद सल्फर के, उसके वजह से कलर चेंज हो जाता है। देख लो पेंट्स का, कॉटन फाइबर का, नायलॉन का, लेदर से बनी हुई यानी कि चमड़े से बनी हुई चीजों का,
जो हमने बिल्डिंग्स को कलर दिया होता है तो वो भी चेंज होता है सल्फर की वजह से। तो ये था हमारा इस एयर पोल्यूशन के बारे में पूरा चैप्टर। ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।